जय हिंद साथियों। बहुत ही शोर है संसद का और महिला आरक्षण बिल को लेकर के। इस सरकार ने एक ऐसी बिसात बिछा दी जिसके भीतर सब कुछ इस देश का छुपते चला जा रहा है। अगर सरकार की गवर्नेंस फेल है तो वह रिपोर्ट भी छिप जाती है। अगर इस देश के हालात कंगाली वाले हैं तो वह रिपोर्ट भी इस दौर में छिप जाता है, क्योंकि संसद का शोर है। लेकिन संसद का शोर जब 22 तारीख को थमेगा तो 24 घंटे से भी कम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आपकी बनारस की गलियों में हो सकती है। अगर उसके 24 घंटे के बाद आप देखिएगा तो प्रधानमंत्री से जयपुर में मिल सकते हैं। अगर वहां भी आपकी मुलाकात अगर नहीं हो पाई तो चंद घंटों के बाद आप भोपाल पहुंच जाइए, वहां पर प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं। और यही सिलसिला कमोबेश अब शुरू होने वाला है। अगले 7-8 महीनों तक प्रधानमंत्री इस देश के किसी न किसी शहर या गलियों में, किसी न किसी गलियों में आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि इस दौर में जो रिपोर्ट बताती है वो सबको तो छिप जाता है। किसे पता है कि इस दौर में आरबीआई का एक रिपोर्ट बतला रही है कि इस देश के आम लोग, चाहे वह लोअर क्लास हो, चाहे वह मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, क्यों ना हो, स्थितियां उनकी सबको नाजुक हो चुकी है। और पूरे देश के भीतर में जो हर घर परिवार में बचत होता था वह भी बहुत कम हो गया है। जो कर्ज है वो बढ़ गया है, और यहां तक कि घर की जो संपत्ति होती है, चाहे वो बैंक में जमा पैसा हो या किसी प्रकार की किसी ने इन्वेस्ट किया हो, तमाम चीजों को आप जोड़िए, वह भी इस दौर में घट हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट तो आपने देखी नहीं होगी। आपने तो सीएजी का रिपोर्ट भी नहीं पढ़ा होगा, जिसमें जिक्र हुआ कि कैसे सरकार चलाते वक्त इस देश के पब्लिक सेक्टर कंपनियों में फाइनेंशियल हेरफेर हो रहा है। जहां पैसा खर्च करना है वहां पैसा खर्च नहीं होता है, कहीं और हो जाता है। जो सेव का पैसा लिया जाए, टैक्स का पैसा, उसका उपयोग किस जगह पे करेंगे, लेकिन वहां पे भी उपयोग नहीं हो पाता है। और बीते 5 वर्षों से इस तरीके से फाइनेंशियल हेरफेर और उसको सुलझाने या सल्टाने की दृष्टि से सरकार काम नहीं कर रही है। तो क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में कई केसेस का जिक्र है, क्योंकि 5 वर्ष हो गए, किसी ने उसे सुलझाया क्यों नहीं? तो क्या वाकई इस देश के भीतर में अब जो जनता की हालात है, क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण का जिक्र किया? उससे भटकाने के लिए क्या विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की? उसी से भटकाने के लिए क्या 1 अक्टूबर से किसान क्रेडिट कार्ड लेकर तमाम बीजेपी के लोग आपको घर घर किसानों के नजर आने वाले हैं, और उससे भी लुभाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए सरकार क्या शानदार काम कर रही है। आइए सफर पे चलिए, क्योंकि सफर के भीतर में शुरुआत एक इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल से होती है, जहां बहुत साफ बताती है कि दुनिया के उभरते हुए बाजारों में भारत है, चीन है, ब्राजील है। लेकिन अगली लाइन जो वो बतलाती है कि दरअसल यह एक उभरते हुए बाजार जो है वो टॉप पर है। टॉप का मतलब जी नहीं, कर्ज लेने के मामले में टॉप पर है, यानी कर्ज के आश्रय इस बाजार को डेवलप किया जा रहा है। और यह अपने तरीके की पहली बार समूची दुनिया के सामने तमाम उभरते हुए बाजारों को लेकर के संकट है कि जितना कर्ज बीते 10 साल में लिया गया है उसके बराबर उससे 10% हिस्सा बीते 6 महीनों में ले लिया गया है। यानी स्थितियां नाजुक जो शुरू हुई है वह कोविड काल के जरिए मत समझिए, उसके बाद 2021 को भी भूल जाइए, 2022 को 2023 स्थितियां नाजुक हो चली है। लेकिन संसद के शोर में आप खोए हुए हैं, ध्यान छोड़ दीजिए। अब आरबीआई की एक रिपोर्ट को समझिए, जहां वह सीधे तौर पर कहती है कि इस देश के भीतर में जो घरों के भीतर का जो एसेट होता है, जो पूरे देश का एक औसत निकाला जाता है, वह अगर 2021 में 22 लाख करोड़ था, वो घटकर 13 लाख करोड़ पर आ गया। पहली नजर में आपके सामने सच, 9 लाख करोड़ रुपए संपत्ति इस दौर में देश की कम हो गई। घरों के भीतर से जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के और अपर क्लास के बीच में तमाम लोगों को जोड़िएगा तो आप सोचिएगा संपत्ति का मतलब क्या होता है। तो इसको जरा और क्लियर कर लीजिए कि बैंक लोन इसके दायरे में आता है। जो लोन आप एमडीएसए यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेते हैं वह भी आता है। जो बैंकों में आपका पैसा जमा है, आरबीआई उसको भी जोड़ रही है। वित्तीय संस्थानों में, यानी जहां जहां आप इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उसको भी जोड़ रही है। लाइफ इंश्योरेंस को भी जोड़ रही है, प्रोविडेंट फंड को भी जोड़ रही है। जो करेंसी आपके घर में है उसको भी जोड़ रही है, और भी कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसको भी जोड़ रही है। और खुले तौर पर बतला रही है कि मौजूदा वक्त में यह 23 वर्ष में सबसे खराब स्थिति है। पहली नजर में आपके सामने सच कि आपको लग रहा है कि घरों के भीतर की संपत्ति कम हो गई। दूसरी स्थिति समझिए, जो सेविंग हुआ करती थी, यानी जो बचाते थे लोग पैसा, वह भी कम हो गया है, और वह शायद आजादी के बाद से सबसे कम है। इस मार्केट परिस्थिति में सबसे स्थिति यह है कि 2007 में एक बार यह स्थिति आई थी जब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिस्थिति डगमगाई थी और मंदी दुनिया में छाई थी। तब भी 2023 में अभी लगता है हमें एक लकीर खींचती, नोटबंदी की लकीर, क्योंकि नोटबंदी की 16 की जो स्थिति थी भारत की मनमोहन सिंह वाली थी, और नोटबंदी के बाद की स्थिति क्या होती चली गई, इसको इस रूप में समझने का प्रयास कीजिए। जो सेविंग और बचत होती थी हर घर के भीतर में, वह तकरीबन 10% के पार हमेशा रही थी। 2019 में कोविड काल में जबरदस्त तरीके से गिरावट आई और 7.9 पर आ गई। लेकिन आज की तारीख में
और 2022 यानी पिछले वर्ष वो 7.2% आया और 2023 के दरवाजे पर ये 5.1% आ गया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है इस देश के भीतर का कि सेविंग इतनी कम 5.1% जीडीपी के तुलना में। इतनी कम सेविंग कर पाने की स्थिति में भारत के तमाम घर है। और यहां पर एक चीज और जोड़नी चाहिए कि आप पर फाइनेंशियल बोझ कितना बढ़ गया, वित्तीय बोझ कितना बढ़ गया। आरबीआई इससे भी बता रही है कि देखिए ऐसा है कि पिछले वर्ष तो 3.8% जीडीपी थी, इस बार वो बढ़कर के 5.8% हो गया। और सामान्य तौर पर आप पहले देखिएगा तो यह बोझ जो हुआ बढ़ता था वो 2.7 के ऊपर नहीं जाता था, लेकिन अब डबल से ज्यादा की परिस्थिति में आकर भारत आकर के खड़ा हो चला है। अब जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो दो तीन बातें और समझ लीजिए आप कि जो लोन लिया जाता है उसमें कितना इजाफा होती है और किस तरीके से लोन लिया जा रहा है। और उसमें इंस्टीट्यूशनल लोन जो लिया जाता है वो अगर रईस लोग लोन 42% लेते हैं तो मिडिल क्लास जो है उसका 30% हिस्सा भी पूरे देश की सब लोगों को जोड़िएगा, उसका 30% भी अगर मिडिल क्लास को मानिएगा तो वह भी 40% लिया है। लौटाने की स्थिति उसकी भी नहीं है। जो लोअर क्लास है उसके पास तो पैसा नहीं है तो उसका लगभग 20-22% लोन लेता है अपने तौर पे। लेकिन वो बात इसके आगे की शुरू होती है जिसमें सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस देश के भीतर में क्या वाकई बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार की कर भी पाएंगे। क्योंकि जो रिपोर्ट बताती है आरबीआई की, उसके साथ जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी यानी सीएमआई की रिपोर्ट जो बतलाती है यूथ पार्टी स्पेशल लेवर के तौर पर यह देश के भीतर कितना है। अगर नोटबंदी तक की परिस्थिति में एक लकीर आप खींचे तो एक नोटबंदी के वक्त इस देश में युवा 15 साल से 24 साल तक के बीच में 7 करोड़ 48 लाख युवा रोजगार कर रहा था। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आंकड़ा घट करके 5 करोड़ 50 लाख पे आ गया, यानी लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरियां इस दौर में चली गई। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल कहता है कि किसी भी देश के जीडीपी और इकोनॉमी का, वो भारत के लिए कहता है कि आपके मॉडल में 28.1% तो होना ही चाहिए। इतना तो आपको रोजगार होना चाहिए कम से कम 15 से 24 उम्र तक का, लेकिन अभी कितना है 18.1%। यहां भी मात खा गए। अब सवाल यह है कि दुनिया में क्या है, सोचिएगा भारत के भीतर में 80% भी बेरोजगार पाने की स्थिति में जो पहला तबका युवा 15 से 24 साल के, ब्राजील में देखिएगा तो 56%, इंडोनेशिया में देखिएगा तो 45% है, अर्जेंटीना में 40% है, बांग्लादेश में 35% है, फिलीपींस में 33% है। सब नाम गिनाते चले जाएंगे, सब भारत से आगे। 18% यानी एक रेड लाइन है भारत के भीतर में रोजगार के युवाओं को मिलने के लिए। हम ऐसा नहीं कि आपसे जिक्र जो 15 से 24 कर रहे हैं, अगर आप इसको भी बांट दीजिए और नोटबंदी के दायरे में ला करके खड़ा कर दीजिएगा तो उससे आपको रोजगार से पता चल जाएगा कि भारत के भीतर में ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर कैसे डिस्टर्ब हुआ। और जो भी रोजगार कहीं भी बच्चों को मिलता था, जो स्कूल नहीं जा पाते थे या स्कूल जाने के बाद मजदूरी करना चाहते थे, परिवार का पेट पालते थे, इस देश के भीतर में 2016 में 16.45%, लगभग 16.5% लोग 15 से 19 साल के बीच रोजगार उनको मिल रहा था। वो आज की तारीख में घट करके 3.25% हो गया है। यानी यह युवा है जो भारत का है। फिर सोचिए 18 के ऊपर चले तो रिपोर्ट तो वही देता है, तो 20 से 24 साल के भीतर अगर जाइएगा 43% युवा करता था नोटबंदी के समय, जो आग घट करके 34% पे आ गया। बुजुर्गों की स्थिति भी बड़ी डगमगाई हुई है। जो बुजुर्ग है वो सोचते हैं हम रिटायर हो गए कुछ काम मिल जाएगा, उनमें से 40% काम कर रहे थे नोटबंदी के वक्त, आज की तारीख में वो घट करके 24% पे आ गए, जिनकी उम्र 60 से 64 साल के बीच है। और 65 प्लस में 2016 तक काम कर रहे थे 25%, आज काम कर रहे हैं 7%। तमाम परिस्थितियों के भीतर रिपोर्ट बतलाती है कि सरकार के सामने तो मुश्किल है, तो सरकार करेगी क्या और कैसे करेगी। क्योंकि एक रिपोर्ट आरबीआई की है, दूसरी रिपोर्ट इस देश की गवर्नेंस की है जिसको सीएजी ने बतलाया। सीएजी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि देखिए बड़ा मुश्किल है। 2021-22 में जो एक्सटर्नल कर्जा था वो 4,39,000 करोड़ का था। 2022-23 में जो बढ़ करके 6,58,000 करोड़ का हो जाता है। इस रफ्तार से जा रहे हैं तो लायबिलिटीज जो आपकी है, जो स्मॉल सेविंग को लेकर के है, जिसमें पीएफ भी आता है, उसके भीतर जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं इस स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को लेकर के करते हैं, पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस फंड को लेकर के करते हैं, गवर्नमेंट के टेकिंग इन्वेस्टमेंट के लेकर के, उसमें भी आप देखिए 21,560 करोड़ का कंपनी है। यह साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और पब्लिक फंड को आप करंट अकाउंट में डाल रहे हैं, यह तो नियम कायदे विरोध में चल रहा है। यह कौन बतला है? सीएजी बतला रहा है। यानी इस देश की इकोनॉमी जो सरकार चला रही है उस इकोनॉमी पर उसकी पकड़ नहीं है। और पकड़ ना होने के बावजूद इस जब आपकी जैसी जरूरत होती है, जैसे कल जरूरत थी विश्वकर्मा की, आपने ऐलान कर दिया 13,000 करोड़ रुपए के। आज जरूरत पड़ी कि नहीं
इस देश के भीतर में महिलाएं बड़ी पीड़ित हैं और रसोई का सवाल उठा रही है, तो एक झटके में उनकी पूरी महंगाई को डाइवर्ट करो और आरक्षण पे ला करके खड़ा कर दो, तो आप वहां पे ला करके खड़ा कर चुके हैं। लेकिन इस देश के भीतर में अगर आप पब्लिक फंड को करंट अकाउंट में डाल लेते हैं तो खुले तौर पर यह विरोध है कि दूसरा हिस्सा यह है कि जो सरकार जनता से लेती है और सेफ लेती है, उसमें जिस काम के लिए लिया जाता है वहां भी वो खर्च नहीं कर पा रही है, और ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। इतना ही नहीं, पब्लिक सेक्टर के भीतर जो रकम दिखाई दी गई है, वो जो रकम खर्च किया गया है, दोनों मैच नहीं कर पा रहा है। इसे 15 घटनाओं का जिक्र सीएजी ने किया है और 67 केस को एडवर्स वायलेंस यानी मेल ही कुछ नहीं है। इसमें से 45 केस तो 5 सालों से चले आ रहे हैं, यानी बीते 5 वर्ष से आप लगातार फाइनेंशियल में इरेगुलरिटीज कर रहे हैं और कोई ध्यान देने वाला नहीं। और इस दौर में सीएजी की रिपोर्ट कैसे आ गई सामने और उसके जरिए निकलने लगा और आरबीआई ने रिपोर्ट दे दी, तो रिपोर्ट तो तभी दी जाती है जब हालात बहुत खराब हो और सरकार को यह चेताने के लिए होता है कि देखिए संभल जाइए, और उसको बताने में भी सरकार को लेकर के नरमी बढ़ती जाती है और बहुत ही शालीनता से कहा जाता है कि देखिए आप जिस पैसे को लेते हैं उस पैसे को दिखा तो दीजिए, आप जो दिखाते हैं उसी पैसे को खर्च तो कीजिए, आप जो खर्च करते हैं वही कम से कम उसको आप अकाउंट में तो रखिए। आपने सारी चीजें हिला डोला दिया, उसका मैसेज क्या जाता है? गवर्नेंस की इकोनॉमी, और इस दौर में इस देश में आम लोगों की परिस्थितियां दोनों हाथ से क्या निकलती चली जा रही है। और मुश्किल यह है कि अगर इस देश की जनता के साथ उनकी मुद्दों को उठाकर प्रधानमंत्री बनारस में भाषण दे रहे हैं या जयपुर में भाषण दे दे या भोपाल में भाषण दे दे, जो इस संसद सत्र खत्म होने के तुरंत बाद जो उनको सफर करना है, तो फिर देखा जाए, लेकिन वहां पर जिक्र अपनी उपलब्धि का खाके का होगा, उस जिसमें महिला आरक्षण का जिक्र होगा, बार बार महिलाओं के एम्पावरमेंट का जिक्र होगा, जो इस देश के हुनरमंद कारीगर है उनको कैसे पैसा दिया जा रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है और 500 रुपए दिए जाएंगे स्टाइपमेंट के तौर पे, इसका जिक्र होगा। लेकिन हालात बद से बदतर क्यों हो गई और बद से बदतर होते चले गए? तभी कभी आप 5 किलो अनाज को लगातार बढ़ाते चले गए, जो कोविड काल से शुरू हुआ था। कोविड काल के बाद की इकोनॉमी में आपने तो इस देश को विकसित बनाने का सपना 2047 तक ठान लिया, लेकिन उस रास्ते को पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर या राष्ट्रीय तौर पर दोनों जगह क्या आप सरकार फेल हो रही है या इसलिए चीजें डाइवर्ट की जा रही है? क्योंकि जो इस देश के भीतर में आउटस्टैंडिंग नॉन फूड बैंक क्रेडिट जो सिविल कॉमर्शियल बैंक का है, वह भी काफी तेजी से नीचे जा रहा है। स्थितियां कितनी विभक्त हो चुकी है, कितनी मतलब इस रूप में आप समझिए इसको कि जून के महीने में लगभग 3.1 ट्रिलियन का था और जुलाई के महीने में ये घटकर -2 ट्रिलियन हो जाता है। मैसेज क्या है इसके भीतर जब आप पूछिएगा तो जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में -10,000 करोड़। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि यह महीने दर महीने चीजें अगर इस रूप में जुट रही है तो आप एक महीने के दायरे में लेकर के आइएगा तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तकरीबन 80,000 करोड़ का घाटा, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में लगभग 70,000 करोड़ का कर्जा, 26 सर्विस के 2 लाख करोड़ का कर्जा, यह स्थिति है। और यह ठीक समानांतर जो सब्जियों की स्थिति है, मसालों की स्थिति है, इन चीजों का जिक्र अब हर घर के भीतर होगा। अब इसीलिए सरकार डाइवर्ट करना चाहती है और इसके लिए मुश्किल यह है कि जनता के मुद्दों से कैसे आमना सामना करे, क्योंकि जब आप दिखा देते हैं कि देखिए महंगाई तो 6%, 7%, 8% है, लेकिन आप न्यूनतम जरूरत की तरफ जाते हैं, जैसे सब्जी 26% बढ़ गया महीने भर के भीतर। अगस्त का हमने पूरी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, जुलाई में कम, अगस्त में ज्यादा 26% हो गया, मसाले 23% बढ़, दाल 13% बढ़ गए। अलग अलग तरीके से चीजें अगर बढ़ती चली जा रही है तो एक आखिरी सवाल हर जहन में आती है कि अब सरकार क्या करेगी। तो सरकार ने तय किया कि अब हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो हमारी उपलब्धियों के साथ चलती है, और इसमें सबसे जरूरी है कि किसानों के साथ ले चले। तो सरकार ने तय किया कि 1 अक्टूबर से 1 और दिसंबर के महीने तक, यानी 3 महीने तक इस देश के 1.5 करोड़ किसानों परिवारों को घर तक पहुंचेंगे, उनके हाथ में क्रेडिट कार्ड देंगे और क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा करके बोलेंगे कि आप जो है कर्ज ले लीजिए। हमने कह दिया है ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, और हमने बाकी बैंकों को भी कह दिया है कोई परेशान नहीं करेगा। अगर आप कर्ज अभी नहीं ले पाते हैं 24 के बाद देखेंगे, यानी चुनाव के बाद देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोई परेशान नहीं करेगा। किसानों के साथ साथ इसके दायरे में मछुआरों को भी ले आया गया, जो छोटे मछुआरे हैं, साथ ही जो पशुपालन करने वाले लोग हैं उनको भी साथ ले आया गया कि हम आपको भी क्रेडिट कार्ड देंगे। और इसके अलावे जो भी आपको पोर्टल की सुविधा चाहिए हम उसको अब सिखाने निकल रहे हैं। मौसम सूचना नेटवर्क हम चाहते हैं गांव गांव हो जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अब सरकार को होश आ रहा है कि दरअसल कब तक हम ओबीसी के लाइन वोट को जुगाड़ेंगे। वहां तो लोगों की अर्थव्यवस्था जान पर बनाई है और उस इकोनॉमी के लिए रेड घंटी और कोई नहीं आरबीआई दिखा रहा है, और सरकार के भीतर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो इरेगुलेटरीज है या गड़बड़ी या असंगति जो है इसका जिक्र सीएजी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब जो सबसे बड़ा सवाल यह आ गया कि इस देश के भीतर में सरकार के सामने क्या वाकई मुश्किल है और सरकार कुछ निर्धारित कर रही है कि प्रधानमंत्री की चुनावी यात्रा जो शुरू होगी वह कैसे होगी। तो 3 बातें साफ यहां पर राजनीतिक तौर पर हो चली है। पहली बात,
राज्य को चुनाव को साथ ही लोकसभा चुनाव के प्रचार शुरू होंगे, यानी राज्यों के चुनाव के प्रचार लोकसभा चुनाव के दिशा तक जाएगी। और यह उसका एक टेस्ट होगा कि अगर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां केंद्र की योजना और जहां जिक्र हो वहां डबल इंजन का जिक्र हो, और उसके आश्रय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय, यानी मोदी इफेक्ट ही हमारे पास बचा है और दूसरा कोई चीज हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमने जो करना है हम जो कर रहे हैं और हम लोग को जो दिखलवाना है वो मीडिया दिखला रहा है, तो लोगों के जहन में हमारी कही हुई चीजें ही आएंगे। विपक्ष तो मीडिया का बाइकआउट कर ही रहा है या उनसे असहयोग आंदोलन चला ही रहा है, तो उनकी बात का जिक्र ना कीजिए, अपने आप को केंद्रित करिए कि आपको क्या करना है। तो शिवराज सिंह चौहान 10 भाषण देंगे तो उसमें से कम 2 दर्जन बार प्रधानमंत्री का जिक्र होना चाहिए, और राजस्थान की पूरी टीम ही केंद्र की उपलब्धियों को पूरी रिपोर्ट लेकर के बैठे और उन्हीं बात का जिक्र करना शुरू कर दे। और यही स्थिति छत्तीसगढ़ की, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो आप और राज्य सरकारों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम के आश्रय राजनीतिक तौर पर अपनी नैया पार लगाए, अपनी ना कहे, क्योंकि चुनाव में अगर जीत गए तो पता नहीं कौन सी सीएम होगा, और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं उसके बाद तय होगा सीएम। डगमगाती हुई परिस्थिति बहुत साफ बतलाती है कि चुनाव को लेकर जो सरकार जीती रही मरती रही, वो मुद्दों को उठाती रही, उसमें चर्चा कराती रही, वह पहली बार चुनाव के कटघरे में खुद को खड़ा हुआ दिखला रही है। और उसके वजह बहुत साफ है, जो उसकी वजह इंडिया भी नहीं है, यहाँ उसकी बड़ी वजह वहां के लोग हैं, वहां लोगों की परेशानी का सबब है, जो अलग अलग तरीके से युवाओं के बीच है, प्रोफेशनल्स के बीच है, मजदूरों के बीच है, किसानों के बीच है और महिलाओं के बीच है। यह मुश्किल हालात उन 2-4 होना, इसीलिए यह एक सवाल यह भी है कि लगातार इंडिया अलायंस का जिक्र करते रहिए, इससे राजनीतिक तौर पर नजर आए कि चुनाव इन्हीं दोनों के बीच है, यानी एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। लोगों तक यह चुनाव ना जाए जहां पर उनके मुद्दे राजनीतिक तौर पर किसी ऐसे बड़े मुद्दे में तब्दील हो जाए जहां सामने कोई दूसरा नहीं, यहां डबल इंजन की सरकार या खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह की दिशा में हो। इसको काउंटर करने के लिए यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि हर कोई प्रचार में इंडिया अलायंस का जिक्र जरूर करे, जिससे लगे कि राजनीतिक चुनौती वही दे रहा है, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस शायद इसको समझ चुका है, इसीलिए वह अपना कम जिक्र करता है और जनता के मुद्दों का ज्यादा जिक्र करता है। और इसीलिए कमलनाथ ने नहीं चाहते कि भोपाल में इंडिया रैली करे और रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी मुद्दा भटक ना जाए, राष्ट्रीय तौर पर उठ ना जाए मुद्दे। और क्या इंडिया की पूरी परिस्थिति निकल करके राष्ट्रीय तौर पर आ जाएगी और उसकी कोई समीकरण बनाई जा रही है, इस पर चर्चा फिर कभी होगी। लेकिन पहली और आखिरी बात, इस देश की जनता की रिपोर्ट जो निकल करके बाहर आती है आरबीआई के जरिए, वह सरकार के लिए डराने वाली है, उनके होश फाकता है। अब क्या करें? समझ तो हर कोई रहा है और यह समझ काफी है। आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।